हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो थर्ड क्लास है जी ये पीवाईक्यूज से रिलेटेड। आई होप आपको पहली दो क्लासेस समझ आई हों। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, और कंटिन्यूटी में क्लासेस देखेंगे तो आपका कमेंट अगर जेन्युइन हुआ और आपने कुछ जो चीज पूछी है वो मैंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आंसर की होगी। ओके, सो पीवाईक्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं हम। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए आज का क्वेश्चन है जी, एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज डन बाय। तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे मान लो बीएड एमएड के कॉलेजेस हैं, उनको कौन एक्रेडिटेट करता है, कौन उनका क्वालिटी चेक करता है। ओके, सो एनसीईआरटी, एनसीटीई, नेक या फिर न्यूपा। सो आंसर क्या रहेगा वो कमेंट करके बताइएगा आंसर, या फिर अपने आप लिख लीजिएगा अपने साइड में, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि टोटल जितने 10 क्वेश्चन कराए उनमें से कितने आपके ठीक निकले। ओके, सो एक्रेडिटेशन जो है वो कौन करेगा, नेक की टीम करती है जी। अगर आप एनसीटी सोच रहे हैं तो एनसीटी से ये रिकग्नाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो रिकग्नाइज करती है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एनसीटी। एनसीईआरटी तो स्कूल लेवल के लिए ही है, और न्यूपा जो है वो फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, करवा रखा है मैंने ये, आप एक बार देख भी जाके देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है बिल्कुल। ओके, सो 21st क्वेश्चन हमारा नेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ नेक जो है फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक जो है इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करती है, तो ये 7 पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। करिकुलर एस्पेक्ट, मतलब नेक की टीम जाके ग्रेडिंग देती है ना, तो वो किस किस बेसिस पे देती है। सबसे पहले वो करिकुलर एस्पेक्ट देखते हैं, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन देखते हैं, रिसर्च और इनोवेशन और एक्सटेंशन देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज, देन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस कैसी है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कैसी है, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज या बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो ये 7 पैरामीटर्स हैं, इन 7 के ऊपर नेक की टीम जज करती है। जज करने के बाद वो ग्रेडिंग देते हैं। आपको A++ से लेके D लेटर तक मिल जाएंगे। D मतलब वो एक्रेडिटेटेड नहीं है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज। सी में अगर ये आपकी CGPA आता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट का जो एवरेज है वो अगर ये आता है 1.51 से 2 तक, तो C ग्रेड और एक्रेडिटेटेड माना जाएगा। और 2 से 0.01 से 2.50 तक B, देन B+, B++, A+ और A++। तो ये इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में कि मान लो 3.26 से 3.50 ग्रेड है, तो कौन सी ग्रेड होगी अकॉर्डिंग टू नेक, तो वो A+ ग्रेड होगी। तो ये चीजें भी आजकल पूछ ली जाती हैं, सो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो ये जो है क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट अ विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन। तो इन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड विजन दिया वो 4 पिलर ऑफ लर्निंग पे है, 3 पिलर ऑफ लर्निंग पे डिपेंड है, या 2 पिलर है, या फिर 5 पिलर है लर्निंग के। सो ये जो रिपोर्ट है ये यूनेस्को ने दी थी 1996 में। नाम क्या है रिपोर्ट का, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। और ये रिपोर्ट जब लर्निंग को एक्सप्लेन करती है तो ये उसके 4 पिलर ऑफ लर्निंग की बात करती है। और वो 4 पिलर कौन कौन से हैं, लर्निंग टू नो, यानी आप सीखिए जानने के लिए, लर्निंग टू डू, टू बी एंड टू लिव टुगेदर। तो ये 4 पिलर्स हैं, आप चारों पिलर्स भी याद रख सकते हैं। किसी बार कभी पूछ लिया किसी एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट किसके नाम से है, ये 1996 में यूनेस्को ने पब्लिश की थी, बस इतना पता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर करते हैं, स्टैट का क्वेश्चन है। देखिए आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टैट में से पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी स्टैट से ही क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएं, यानी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करके देखने, बट आपको बेसिक से फॉर्मूलाज पता हो और बेसिक सी कैलकुलेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मतलब क्या है, और वो कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने क्लियर करवा रखा है आपकी क्लासेस में। ओके, सो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करते हैं तो हम मीन, मीडियन और मोड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सेंट्रल टेंडेंसी में इंक्लूड नहीं करते। ओके, देयर इज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई में, यानी कोरिलेशन से क्वेश्चन आ गया, अगेन स्टैट से क्वेश्चन। तो कोरिलेशन की जब बात है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, वो भी हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ जो पियर्सन का कोरिलेशन है, स्पीयरमैन का कोरिलेशन है, पॉइंट बाइसीरियल है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है।
ओके सो वो उनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, और मुझे लग रहा है जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनको पता होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, x की वजह से y में चेंज होना, y कॉजेज वेरिएशंस इन x, यानी y कारण है x में वेरिएशंस के, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, या फिर दोनों वेरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी वेरिएबल घट रहा है, ठीक है। सो ये क्या रिलेशन है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं सेम डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं जब भी कर रहे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ओके पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने करवा रखा है। पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट करता है कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी, या एक की डिक्रीज होगी तो दूसरे की भी डिक्रीज होगी। यही स्लाइड मैंने आपको वहां करवाई थी कोरिलेशन करवाते टाइम। जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा गर्मी होती जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक की सेल जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी इंक्रीज और इंक्रीज, सेल बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सेल बढ़ रही है। सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज मोस्ट अफेक्टेड इन एक्सट्रीम स्कोर्स। तो ये मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मीन मीडियन मोड वाली लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आप आराम से इजीली सोल्व कर पा रहे होंगे। तो मीन मीडियन मोड तो ऑब्वियसली सेंट्रल टेंडेंसी ये तीन ही है, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। मोस्ट अफेक्टेड एक्सट्रीम स्कोर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला, तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम स्कोर से कौन अफेक्ट होता है, मीन अफेक्ट होता है। मान लो एक एक्सट्रीम स्कोर है 1000, एक है 5, एक है 10 और एक है 20, इस तरीके से। तो ये 4 स्कोर का मीन निकालेंगे तो वो तो कहीं रैंडमली बीच में आएगा, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ, मीन अफेक्ट होता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड निकालने मैंने आपको बता रखे हैं, ये भी बताया था डिफरेंस जब करवाया था कि अगर कोई एक्सट्रीम आइटम नहीं है आपकी सीरीज में तब हम मीन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स अगर हम चाहिए तो हम मीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें एक्सट्रीम स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम स्कोर है तो हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं जब हमें सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने को बोली जाए। ओके सो ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट बताता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और मोड जो है वो क्विकली जल्दी से हमें 2 सेकंड में देख के बताना हो कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तो हम मोड बता सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा मीन की होगी। सो आप मोड मीडियन और मीडियन की भी हो सकती है, बट वो एक्सट्रीम स्कोर्स वाले केस में, ठीक है। सो ये 2-3 डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जी डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें लीनियर रिलेशनशिप है, वो कहां कैसे मेजर करेंगे हम, पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन, पॉइंट बाय सीरियल और रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए आप थोड़ा सा भी स्मार्टली काम करेंगे, स्पीयरमैन और रैंक डिफरेंस एक ही बात है, स्पीयरमैन का ही कोरिलेशन है रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन हो गए, तो ये तो लगने नहीं चाहिए लॉजिकली तो देखा जाए तो, ठीक है। और पॉइंट बाय सीरियल ये तो स्पेशल केसेस के लिए है, ये तो लीनियर के लिए है ही नहीं। दो वेरिएबल्स के बीच में तो हम पॉइंट बाय सीरियल वगैरह को यूज ही नहीं करते, राइट। तो आंसर लॉजिकली पियर्सन का कोरिलेशन ही बचता है, बट स्टिल अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑब्वियसली डिग्री या स्ट्रेंथ मेजर करता है कि कितना रिलेशनशिप है 2 वेरिएबल्स के बीच में, और पियर्सन के कोरिलेशन को हम लीनियर रिलेशनशिप में 2 वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ जानने के लिए करते हैं। लीनियर में ही हम बोल देते हैं कि स्पीयरमैन का भी हम लीनियर रिलेशनशिप में करते हैं, बट बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस हम देखें अगर आप ढूंढेंगे बुक्स वगैरह में या हर जगह तो आपको शायद मिल जाए कि स्पीयरमैन का कोरिलेशन जो है वो मोनोटोनिक रिलेशनशिप में एक रिलेशन दिखाता है, मतलब वो दिखाता है कि कितना रिलेशनशिप है। सो वो मोनोटोनिक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। अगर हम बात करें डिग्री या स्ट्रेंथ या डायरेक्शन की जो कि लीनियर रिलेशनशिप में बता रहा हो तो वो पियर्सन रहेगा। अब मोनोटोनिक और लीनियर रिलेशनशिप में क्या फर्क है, लीन मोनोटोनिक रहेगा, वेरिएबल सेम डायरेक्शन में रिलेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है वेरिएबल में, लेकिन वो कितनी इंक्रीज हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट रेट के साथ ही इंक्रीज हो, ओके। लेकिन लीनियर रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, ठीक है। तो वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। मोनोटोनिक में जरूरी नहीं होता कि वो कांस्टेंट रेट के साथ ही आपको यही ग्राफ देखने को मिले, हो सकता है कम देखने को मिले कि ये इस तरीके से कुछ हो कि चेंज हो रहा है बट बहुत माइन्यूट चेंज हो रहा है, ओके। सो ये ध्यान रखिएगा दोनों ही चीजें। और अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन आप बताइएगा, मैंने पूछा हुआ आपसे पहले भी जब स्टार्ट करवाया था,
पियर्सन और स्पीयरमैन जो है वो दोनों ऑब्वियसली हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, इसमें आर निकालते हैं। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इनमें कौन सा मेथड पैरामेट्रिक के लिए यूज किया जाता है और कौन सा उसका एंड जो नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है। ओके, तो ये बताइएगा पियर्सन और स्पीयरमैन में से। नेक्स्ट है अ रिसर्च कंडक्टेड बाय क्लासरूम टीचर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इज। तो बच्चों की परफॉर्मेंस एनहेंस या इंप्रूव करने के लिए क्लासरूम में टीचर ने एक रिसर्च कंडक्ट की, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च या बोथ अप्लाइड एंड प्योर रिसर्च। सो बेसिक रिसर्च तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती है, ठीक है, यानी कुछ नया आप उसके अंदर निकाल रहे हैं, उसी को जब आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन पार्ट अप्लाइड रिसर्च हो गया, ठीक है। बेसिक को ही प्योर रिसर्च भी बोल देते हैं बहुत बार। सो आंसर रहेगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च लोकल लेवल पे की जाती है, जो कि ये जो अपने टीचर है इन्होंने की है, और जब एक्शन रिसर्च की जाती है तो वो मतलब होता है ना टीचर्स के, प्रैक्टिशनर्स के द्वारा की जाती है। प्रोफेशनल रिसर्चर्स जो है वो एक्शन रिसर्च नहीं करते। तो जो प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ा रहा है क्लास में, यानी कि टीचर, वो एक्शन रिसर्च आपको लोकल लेवल पे करते हुए नजर आएंगे। इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट बिलीव्ड इन अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट दैट इन्वॉल्व 3 डायमेंशन। सो कौन से थियरिस्ट ने, जब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी SOI मॉडल की बात हो रही है, साफ साफ दे रखा है, जो कि 3 डायमेंशन और कौन से हैं वो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, इनको इंक्लूड करते हैं। सो वेशलर, गार्डनर, पियाजे और गिलफर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा रखा है, थोड़ा सा मामूली सा यहां से घुमा रखा है, शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, बट होना नहीं चाहिए जब आपको ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट भी दे दिया। आंसर रहेगा JP गिलफर्ड, ठीक है। तो विशलर, गार्डनर और पियाजे का क्या रोल है, आप मुझे बताइए। पियाजे की थियरी का नाम, गार्डनर की थियरी का नाम, और विशलर टेस्ट जो है वो 2 टाइप का जो मैंने करवाया था आपको, तो वो बताइएगा पर्सनालिटी में है, इंटेलिजेंस में है, लर्निंग में है, कहां पे हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, और उन दोनों टेस्ट के नाम बताइएगा जो विशलर के नाम पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटिंक्शन इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू। तो एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? कंडीशनिंग, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर आपने क्वेश्चन मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो डेफिनेटली आप ये आंसर कर सकते हैं। आंसर रहेगा कंडीशनिंग। पियाजे की जो कंडीशनिंग की थियरी थी, नहीं सॉरी, पियाजे की तो डेवलपमेंट की, सॉरी पैवलोव की, देखा पियाजे पैवलोव, कंफ्यूजन हो गया। पैवलोव की जो थियरी है जिसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, लर्निंग थियरी, पियाजे की तो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई। सो पैवलोव की जो थियरी है उसमें हमने कंडीशनिंग की बात की है। तो कंडीशनिंग में हम बहुत सारे प्रोसेसेस भी मैंने आपको करवाए थे, जैसे एक्विजिशन हो गया, यानी वो बिहेवियर को एक्वायर करना, फिर वो जनरलाइज हो जाना, फिर डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि कब आपको जो है भूख लगेगी कब नहीं, तो जो भी वो डिस्क्रिमिनेशन हो पाना। फिर अगर आपने वो प्रोसेस करनी छोड़ दी तो एक टाइम पे वो जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वो एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ है? कंडीशनिंग से रिलेटेड है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसको, वो होता है ना कि एकदम से आप रिकवर हो जाए, सडनली आपको वही चीज याद आ जाएगी, अच्छा बेल बजने पे कुत्ते के जो है सलाइवा आ जाए। सो वो एक्सटिंक्शन होने के बाद भी एकदम से रिकवरी हो सकती है, वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी। ओके, नेक्स्ट है जी, बुक्स एंड फॉर्मल स्कूलिंग हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो बुक्स और फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो बच्चे की ग्रोथ में बाधा बनती है। ये चीज कौन सी फिलोसफी में फिट बैठती है या बोली गई है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म में भी वैसे तो एक्शन की ही बात की जाती है, बट आइडियलिज्म और एग्जिस्टिज्म तो नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है। प्रैग्मेटिज्म में भी एक्शन की बात की जाती है और नेचुरल चीजों को भी वहां पे सपोर्ट किया जाता है कि आप करके देखें, बट नेचुरलिज्म ज्यादा फिट और बेटर आंसर नजर आता है हमें, क्योंकि नेचुरलिज्म ने हमने देखा था कि ग्रोथ जो है वो नेचर की गोद में होनी चाहिए, तो वहां पे नेचर में ही बच्चे को हम छोड़ दें। तो बुक्स और फॉर्मल एजुकेशन एक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे हमने बोला था कि जैसे जैसे आप उस तरफ आएंगे ना कि सोसाइटी या उन चीजों की तरफ आएंगे नेचर को छोड़ के, तो वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, सिविलाइजेशन का मोरल वैल्यूज डाउन जाने लग जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है हमारा नेचुरलिज्म आंसर इसका होना चाहिए। चलिए जी, सो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हेल्पफुल रही हो। एंड बताइएगा, जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ तो आप बताया कीजिए 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।